किसानों की लंबे समय से चली आ रही फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को आज केंद्र ने पूरा करते हुए 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया है। केंद्र के इस फैसले से प्रदेश के किसान काफी उत्साहित हैं। कैथल के किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी लाभ होगा, उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। काफ़ी सारा फायदा हुआ है और लगातार ये 6 फसलों के जो लगातार दाम बढ़ाए हैं, हम सब बिल्कुल खुश हैं और उम्मीद आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे कि भी ऐसे ही सरकार जमींदारों का, किसान भाइयों का साथ देती रहे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रबी की 6 फसलों पर जो भी आज रेट बढ़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसका आभार जताते हुए हम पूरे हरियाणा के सारे किसान बहुत खुश हैं क्योंकि इससे किसान की तरक्की दुगनी हो जाएगी। क्योंकि पीछे भी धान का जो रेट था वो भी उन्होंने डबल किया था। किसान बहुत खुश हो रहा है जी। 6 फसलों के दाम बढ़ चुके हैं। कनक का भी है, गेहूं का भी है, बाजरे का भी है, तिल का भी है। एमएसपी बढ़ा है जी। किसानों में आज खुशी की लहर है जी। वहीं हिसार जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है, जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। जो रबी की फसलों के दाम बढ़ा दिए हैं, उससे जानकर बहुत खुशी हुई और हम इससे बहुत खुश हैं। जो सरकार ने हमारी तरफ ये सोचा है, हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा है कि आगे भी ऐसे ही मोदी जी ऐसे फसलों के दाम बढ़ाते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आगे बिजाई होने वाली फसलों के भाव बढ़ाए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने 150 रुपये गेहूँ में बढ़ोतरी की है, जो हमारे लिए, जिससे सारा खाद बीज का खर्चा जमींदार का निकल जाएगा और हमारी बचत होगी। मोदी सरकार ने जो 200 रुपये पर क्विंटल का भाव बढ़ाया है, इससे किसानों को खाद बीज और कीटनाशक खरीदने में काफ़ी सहायता मिलेगी और इससे जैसे गेहूं और अन्य फसलों के भी दाम बढ़ाए हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार मोदी सरकार के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही किसानों के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन बिहार के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। पटना में राष्ट्रपति ने आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। इसके बाद राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राजभवन पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल में कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में हुए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पीपीपी मोड में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इससे हरियाणा के युवाओं की सेना में भागीदारी बढ़ेगी और बड़ी संख्या में अग्निवीर तैयार होंगे। उन्होंने कुंजपुरा के सैनिक स्कूल को आधारभूत ढांचे के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की। कई स्थानों के ऊपर पीपीपी यानी पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत और भी स्कूल खोले जा रहे हैं और योजना यहां तक है, हर जिले में कोई न कोई एक पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर सैनिक स्कूल खोला जाए और निश्चित रूप से जब ये स्कूल खुलेंगे तो हमारी सेना के अंदर जो अभी भागीदारी यानी आबादी हमारी 1.4% है देश की और सेना में भागीदारी हरियाणा की 10 से 11% इसमें भागीदारी है। तो हम चाहेंगे कि इन पब्लिक पार्टनरशिप के जो सैनिक स्कूल हैं, इसके माध्यम से हमारे अग्निवीर बड़ी संख्या में सेना में जाकर के सर्विस करना शुरू करेंगे और इस भागीदारी को हम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से जो भी सहायता की अपेक्षा की गई है, हम हमेशा सहायता इस प्रकार की प्रदान करते रहे हैं। तो मैं इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान इस कुंजपुरा विद्यालय के लिए सैंक्शन करता हूं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। यह गर्व की बात है कि यहां आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 से अधिक सैनिक स्कूलों के करीब 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने के लिए खेल संस्कृति को विकसित किया है। ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बात की जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से अनुशासन का एक भाव, देशभक्ति की एक भावना, ये सब आ जाती है। देश भर के सैनिक स्कूलों के 650 खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं से आपकी अपनी दक्षता और क्षमता जो सिद्ध होती है, एक दूसरे की भावनाएं, देश भर के अन्य अन्य प्रांतों से जब आते हैं, एक दूसरे की मान्यताएं, रहन सहन इत्यादि का एक जानकारी भी आपको मिलती है। राष्ट्रीय एकता यह भी मजबूत होती है। यह गर्व की बात है कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में बेटियों ने भी भाग लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अभियान देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको शुरू किया था और मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को दाखिला दिया जाए, ये एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। सेना में भर्ती होने वाला हर 10वां जवान हरियाणा से है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कुंजपुरा सैनिक स्कूल की टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव 2023 के तीसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच पर कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि हमारे समाज में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की गाथा का रामलीला उत्सव के रूप में हर वर्ष मंचन करके उन्हें याद करना बेहद धार्मिक व प्रेरणादायक कार्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की परिचायक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज में वीरता का भाव प्रबल हो, इस उद्देश्य से ही हमारे समाज में हर वर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है। उनमें हर वर्ष मंचन करके उन्हें याद करना बेहद धार्मिक एवं प्रेरणादायक महत्वपूर्ण कार्य है। इस धार्मिक एवं प्रेरणादायी मंचन के द्वारा आज के युवा पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संघर्ष, समर्पण, त्याग और तपस्या के परिपूर्ण जीवन शैली, आदर्श, सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों, मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों के बारे में प्रेरित तथा देश की महान संस्कृति और सभ्यता से अवगत करवाता। हमें अपने अंदर स्थिति बुराइयों रूपी रावण को मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के सेवाधर्म, सदाचार, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे सद्गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने को लेकर पराली अवशेष प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम मिलने लगे हैं। सरकार द्वारा पराली अवशेषों को न जलाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा पराली अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और पराली अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान अधिक से अधिक मशीनें खरीदकर फसल अवशेष प्रबंधन करते हुए पराली की गांठें बना सके और इन पराली की गांठों को मंडियों में बेचा जा सके। किसानों के पराली को खरीदने के लिए कैथल जिला में पराली की गई मंडियां लगी हुई हैं। इन मंडियों से बिजली बनाने वाली कंपनियां पराली की गांठों को अच्छे दामों पर खरीद रही हैं। कैथल जिला के कृषि उपनिदेशक महावीर सिंह, सहायक कृषि अभियंता जगदीश चंद मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा कैथल जिला के किसानों को पराली को न जलाकर फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उसको प्रमाणित करती है तथा जो किसान इस प्रकार के जो फसल अवशेष जलाने में सम्मिलित पाया जाता है, उसको यदि वो 2 एकड़ तक का वो करता है तो 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ के अवशेषों में आग लगाता है तो 5,000 रुपये और 5 से ज़्यादा में लगाता है तो 15,000 रुपये प्रति इंसिडेंस के हिसाब से उसके
इन्वायरमेंटल कंपनसेशन वसूल किया जाता है। इन सिटू मैनेजमेंट की मशीनें हैं, जैसे सुपर सीडर है, रिवर्सिबल एमबी प्लो है, एक्स्ट्रा चॉपर है, और दूसरी मशीनें जो इन सिटू मैनेजमेंट की हैं, उनके साथ अपनी पराली का मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि जो भी धरती के अंदर पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, वो धरती में मतलब खानों के नाइट्रोजन उसमें मैक्सिमम ज़्यादा मात्रा में मतलब ज़मीन में ही रहेगी, जिससे आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा पराली को न जलाने के लिए किसानों का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब अधिकतर किसान अपने खेतों में धान की पराली को आग न लगाकर फसल अवशेष प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं। उठाया गया बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सरकार विभिन्न तरह की मशीनों पे अनुदान दे रही है, अन्य भी प्रोत्साहन राशि दे रही है, जैसे 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों को जो फसल अवशेष नहीं जलाते, तो सरकार के द्वारा ये उठाया गया कदम बहुत ही सराहनीय है और इससे किसानों को भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है और साथ में वातावरण में भी काफ़ी सुधार आया है। क्योंकि मेरे पास बिल्डर मशीन भी है और हम किसान को बहुत उत्साह कर रहे हैं कि हम आग न लगाएं, हम बिल्डर से गांठें बनाते हैं और इससे बिल्डर का बहुत फायदा है। सरकार हमें स्कीम दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उससे हम पराली की गांठें बना के और मिल में बेच रहे हैं, उससे बहुत फायदा है और अपने आसपास में कहीं पर्यावरण साफ रहता है और प्रदूषण नहीं होता। बुनकर सेवा केंद्र पानीपत की ओर से हथकरघा व्यवसाय से जुड़े कामगारों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचकुला में 7 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है। सेक्टर 15 के गुरु रविदास भवन में 17 से 23 अक्टूबर तक यह प्रदर्शनी चलेगी। पानीपत बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक HK बारो ने कल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बनारसी साड़ी, कोटा डोरिया, हिमाचली शॉल, पटियाला की फुलकारी, पानीपत के होम फर्निशिंग आइटम, भागलपुर की तसर सिल्क साड़ी व खादी जैसे उत्पाद इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण केंद्र रहेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा बुनकरों की आय बढ़ाने व वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। लोग, एंटरप्रेन्योर्स लोग, जो सोसाइटीज लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मार्केट इवेंट करके 7 डेज का एक कार्यक्रम यहाँ पे हम प्रस्तुत किया और इसमें हमारा वीवर्स लोगों को इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव में 7 डेज का ये एग्जीबिशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से उन लोगों वीवर्स लोगों को काफ़ी लाभदायक होगा और बिजनेस इकोनॉमिकली साउंड ज़्यादा होगा। वहीं तकनीकी अधीक्षक जयपाल सैनी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हथकरघा बुनकरों को न केवल बाजार मुहैया करा रही है बल्कि उनकी कला को नए आयाम देने के लिए नई योजनाएं भी लागू कर रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन को इसको बढ़ाया है, आगे लेके जा रहे हैं। हमारा विभाग जो हथकरघा से जुड़े हुए कारीगर्स हैं उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया कराता है, जिसमें कच्चा धागा हो गया, उसमें खड्डी है जिसमें अपने उत्पाद तैयार कर सकता है। मार्केटिंग के लिए अलग अलग है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। बाकी जो डोमेस्टिक मार्केटिंग है ऑफलाइन पे, जिसमें अलग अलग स्तर की जो एक्सपो हैं, मेले हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में मणिपुर, हिमाचल और हरियाणा से आए बुनकरों ने बताया कि वे यहाँ कई तरह की पोशाक और उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। यहाँ लोगों को शुद्धता के साथ गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे। केंद्र की योजना की बदौलत ही वे यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके उत्पाद लोगों को खूब पसंद आएंगे। इस महोत्सव में जो वो हमारे को जो वो ये बुनकर उससे जो वो हमारे को यहाँ जो वो जगह मिला है, तो इसको जो वो हम आउटलेट करने के लिए आए हैं और एग्जीबिशन दिखाने के लिए आए हैं। तो हम ये शॉल जो वो 1975 से लेकर के हमने शुरू किया हुआ ये काम, तो आज तक जो वो हम मतलब जो वो चला रहे हैं। ये सारे जो वो वूलन का ही काम होता है इसमें। तो इसमें जो हमारा जो इलाका है वो जो वो टूरिस्ट का भी इलाका है, जो कुल्लू मनाली में कुछ टूरिस्ट आते हैं। बाकी जो वो ठंड का इलाका है, तो बिल्कुल प्योर ऊन का ही इस्तेमाल किया जाता है। हर औरत पे ना, जैसे जब शादी करना है तो अपना पेरेंट्स को ये मांगता है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बिना लेकर हम ससुराल के घर पे नहीं जा सकता। हर औरत ये मांगता है शादी का टाइम पे, क्योंकि ये हैंडवूवन स्टिचिंग सारा चीज़ हाथ का ही काम होता है। ये बनाने में 1 महीना लेता है। ये बनाने में ना जो इट टेक टाइम ऑलमोस्ट 1 मंथ। हैंडमेड हाथ से बनी हुई चीज़ें यहाँ बहुत ही अच्छी लगी। और दूसरा, यहाँ एक शहद मिल रहा है, शहद जो है प्योर चीज़ आजकल कहीं नहीं मिलती, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
निरोगी हरियाणा योजना पलवल जिला के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के अनुसार पलवल के नागरिक अस्पताल में गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का फ्री में हेल्थ चेकअप किया जाता है। चेकअप के दौरान किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी पाई जाती है तो सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज करवाया जाता है। नागरिक अस्पताल पलवल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर अजय माम ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सभी सदस्यों को बिल्कुल मुफ्त में हेल्थ की जांच करके उसका इलाज कराना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना को कुल 6 चरण में बांट दिया है ताकि राज्य के सभी पात्र लोगों को इसका लाभ देने में आसानी हो। बहुत अच्छी स्कीम है। इस टाइप की एक मेडिक्लेम टाइप की ये योजना है कि आपका 5 लाख तक का बीमा पूरे साल का हो जाता है। आपका कोई भी अगर व्यक्ति परिवार का बीमार होता है उसका 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी उसमें। तो इतनी बढ़िया स्कीम पहले शायद ही आई है। इसका आयुष्मान योजना में कुछ लेवल तक ये आ गई थी, लेकिन निरोगी योजना में ये और भी लोगों को कवर कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में रोज़ इसके अधीन पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। उनका पैकेज बुक करके उनको ट्रीटमेंट देके ज़्यादा जैसे इम्प्लांट जो सब इसी स्कीम में उनको फ्री मिल रहे हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी ने बताया कि निरोगी हरियाणा योजना सरकार की एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत गरीब परिवार के लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। अनुरोध करूंगी, अपील भी करूंगी कि भी अगर किसी की फैमिली आईडी में 1,80,000 से इनकम कम है तो वो यहाँ हमारे इधर आए। जो भी कंसर्न एरिया है, चाहे ब्लॉक अथीन है, वहाँ भी हो रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, दुधोला है, असनपुर है, हर जगह हमारे डॉक्टर्स हैं। वहाँ फैमिली आईडी लेके जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। लाभार्थी लक्ष्मण ने बताया कि सड़क दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। निरोगी योजना के तहत पलवल के नागरिक अस्पताल में उनका इलाज निःशुल्क किया गया है। वहीं लाभार्थी कपिल शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत गरीब लोगों का बेहतर इलाज किया जा रहा है और इलाज का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जो इससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल पर रखे गए हैं वहाँ उनका निरोगी उससे इलाज हो रहा है। पहले 1,80,000 तक की आमदनी जिनकी थी उनको रखा गया था आयुष्मान में, अब उनको 3 लाख के करीब कर दिया गया है। अब उनको भी निरोगी योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो गया है। लक्ष्मण बहुत अच्छा है जी, फ्री में इलाज होगा जी मेरा पैर का, बहुत बढ़िया है जी। ऐसे इलाज फ्री चलता रहे, गरीब आदमी के लिए खुशी आ गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कल से शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में अनेक देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सचिव दाम रवि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विश्व एक परिवार एक भविष्य का आह्वान पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की विरासत को दर्शाता है। सम्मेलन में एशिया और ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग दक्षिण अफ्रीका से अनिल सुकलाल ने कहा कि भारत और अफ्रीका हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक साथ सहयोग कर नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और रणनीतिक अनुसंधान और नीति संबंधी मामलों के क्षेत्र में इंडो पैसिफिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए इच्छुक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर BN अत्री ने बताया कि इंडो पैसिफिक एक उभरती हुई अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि से ही सतत विकास हो सकता है और आज दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आने वाले समय के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी बहुत सारे उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो फिशरीज हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर उनका शिफ्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ, जिसकी वजह से ऐसी कंट्रीज जो लार्जली फिशरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। इंडो पैसिफिक जो कि एक उभरता हुआ
कॉन्सेप्ट है, धारणा है, उसके बारे में साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस और अन्य कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं डेलिब्रेट करने के लिए। और मैसेज ये है कि दुनिया में युद्ध की जगह आर्थिक विकास, आर्थिक कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ना चाहिए और आर्थिक सहयोग दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हरियाणा नेटबॉल की महिला व पुरुष टीम रवाना हो गई है। हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय खेलों के हरियाणा इंचार्ज मनीष कुमार ग्रोवर और अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा सरकार की नई खेल नीति का परिणाम है कि आज हरियाणा के खिलाड़ी इंटरनेशनल व नेशनल लेवल पर सर्वाधिक मेडल जीत रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए खेलो इंडिया अभियान ने देश में खेल के प्रति नया माहौल बनाया है। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम राशि बढ़ाने से लेकर खेल ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम हो रहा है। नेशनल गेम होने जा रहे हैं जिसमें हरियाणा ओलंपिक द्वारा यहाँ 43 गेम्स हैं। करीब 1000 बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए। पिछली बार हम 115 पदक लेकर आए थे, वो 30 नंबर पर थे। और इस बार हमारी पूरी आशा है कि हरियाणा नंबर 1 पर रहेगा। जिस तरह आज बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा ओलंपिक द्वारा ही तय होगा। व्यवस्था सब कुछ हरियाणा ओलंपिक ही करेगा, उनकी चिंता हम करेंगे। मैंने कहा कि देश का आज कह सकता हूँ, देश के नौजवान आदरणीय मोदी जी की खेल नीति और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री की खेल नीति से आज नौजवान पदक लेके आ रहा है। नेटबॉल टीम में शामिल खिलाड़ियों ने कहा कि नेशनल गेम्स में हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। इस बार पहले की तुलना से ज्यादा मेडल लेकर आएंगे। नेटबॉल की महिला टीम की कप्तान मधु व पुरुष टीम के कप्तान यशस्वी ने कहा कि राज्य सरकार की खेल नीति, खेलो इंडिया अभियान सहित कई सुविधाएं शुरू की गई हैं और इनका खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। नेशनल गेम्स खेलने जा रहे हैं। हमारा पीछे 36वें नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अब की बार भी चैंपियन बनकर लौटें। हम हरियाणा वासियों का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं और हम उनको ये आश्वासन देते हैं कि हम मेडल लेके ही आएँ। पार्टिसिपेट करेंगे हरियाणा टीम की तरफ से और हमारी पूरी कोशिश है पिछले साल की तरफ फिर से हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मनीष ग्रोवर जी के आशीर्वाद और उनकी पूरी हमारे साथ हमारा सबका ख्याल रखना और सबकी प्रैक्टिस में किसी चीज़ की कमी ना रहे। हमने पिछले 3 महीने से कैंप हमारा चल रहा है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की प्रलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दी है। इन आदेशों के तहत तथर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। ऑपरेशन अजय लगातार जारी है। इसके तहत तेल अवीव से 5वीं उड़ान दिल्ली पहुंची। विशेष विमान में 286 और यात्री भारत लौट रहे हैं। विशेष विमान इजराइल हमाम संघर्ष के बीच इजराइल छोड़ने की इच्छा जताने वाले भारतीय नागरिकों और 18 नेपाली नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली पहुंचे हैं। गत सप्ताह तेल अवीव से 4 विशेष विमानों में बच्चों सहित कुल 906 यात्री भारत आए थे। उधर गाजा के अस्पताल में हुई हवाई हमले में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया है।
नई दिल्ली में जनाग्रह और रेन मीटर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय शहर प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया गया है। रिपोर्ट में 10 प्रमुख सिफारिशों का जिक्र किया गया है, जिसमें शहर में महापौरों और नगर परिषदों की सशक्तिकरण की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जोर देकर कहा कि साल 2014 से अब तक शहरी बदलाव के लिए 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जिसमें शहरों में कचरा प्रबंधन से लेकर शहरी यातायात, आवास और आधारभूत संरचनाओं का विकास शामिल है। I endorse these propositions and believe that these 10 instruments of change can deepen the principle of decentralization and devolution in urban governance and revitalize the spirit of the 74th Constitutional Amendment Act. I also note that the report has acknowledged that the Modi government has taken some unprecedented actions in working towards this agenda, including, and those are the points I think we make with confidence and सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार मानिक, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह के नामों की सिफारिश की गई है। इसी तरह पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जजों के रूप में 5 वकीलों हरमीत सिंह गरेवाल, दीपेंद्र सिंह नलवा, सुमित गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पटना और गुवाहाटी में भी कई न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। शारदीय नवरात्र का आज 4था दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां के स्वरूप की पूजा और आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और घरों में भी उनकी विशेष पूजा की जा रही है। मिर्जापुर स्थित विद्यावांसिनी देवी की मंदिर में आज सुबह विशेष आरती की गई। देवी को उनका नाम विंध्या पर्वत से मिला, जो विंध्या में निवास करती हैं। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। मान्यता है कि वाराणसी में मां कुष्मांडा दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान हैं। लिहाजा आज ही के दिन इस मंदिर की महत्वता और बढ़ जाती है। आज सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचने लगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।